हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इंडियन पेनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि न्यायिक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और जिनकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, जिससे कि एपीओ, सिविल जज एवं अन्य जो कि न्यायिक परीक्षाएँ हैं उनके मेंस एग्जाम में इन प्रश्नों को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आज के टॉपिक में उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है कि मिथ्या साक्ष्य देने या मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से आप क्या समझते हैं? मिथ्या साक्ष्य देने और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में क्या अंतर है? ये जो प्रश्न है एपीओ एवं सिविल जज की जो न्यायिक परीक्षाएं होती हैं उसके मुख्य परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसके आंसर्स को हम लोग डिटेल से समझेंगे। आंसर्स को समझने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग यदि एक ही स्थान पर सब्जेक्ट वाइज, एक्ट वाइज, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ के होम पेज पर जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860 मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम के लिए, तो इसमें मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने वीडियोज हैं और सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट जो पीडीएफ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संग्रह है आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। उत्तराखंड एपीओ 2021-22 में जो प्रारंभिक परीक्षा भविष्य में होनी है उसके संबंध में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्नों के आंसर्स का जो संग्रह है वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको सीआरपीसी और बिहार एपीओ मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स के नोट्स मिल जाएंगे और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जिस तरीके से आप वीडियोज को फॉलो करना चाहते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए सिर्फ जो है एविडेंस के वीडियोज को फॉलो करना चाहते हैं, तो जैसे कि एविडेंस की प्रारंभिक परीक्षा की जो प्लेलिस्ट है इसको जब आप प्ले करेंगे तो आपके सामने ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और साइड में कॉर्नर पे आपके सामने सभी वीडियोज जो हैं शो हो जाएंगे, जिनको आप 1 बाय 1 फॉलो करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी वीडियोज मिलेंगे वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के ही मिलेंगे, जो कि प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं। तो इस तरीके से आप यदि किसी भी प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो आपको एक ही प्लेलिस्ट में एक्ट वाइज सभी नोट्स एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। आपको वीडियो को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो आपको ये रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, इस पर आप क्लिक कर लेंगे और पास में जो बेल आइकन आएगी इसको प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेंगे, जिससे कि आपको आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं उनकी जानकारी समय से मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। मिथ्या साक्ष्य देने, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से आप क्या समझते हैं और दोनों में क्या अंतर है? तो इसका जो आंसर्स है कि मिथ्या साक्ष्य देने एवं मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के संबंध में जो प्रावधान है वो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 191 एवं 192 में दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में प्रावधान करती है कि जो कोई शपथ के द्वारा या विधि के अभिव्यक्त उपबंध के किसी भी विषय पर सत्य की घोषणा करने के लिए शपथ पर या फिर अन्यथा बाध्य होते हुए या जानते हुए या विश्वास करने का कारण रख करके कि कथन करेगा तो ये कहा जाएगा कि उसने मिथ्या कथन किया है या मिथ्या साक्ष्य दिया है। इसके संबंध में एक जो स्पष्टीकरण है, पहला है कि कोई भी कथन चाहे वे मौखिक हो या फिर अन्यथा मौखिक किया गया हो, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है। स्पष्टीकरण दूसरा ये कहता है कि अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति ने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के जो है अर्थ के अंतर्गत दिया हो और कोई भी व्यक्ति ये कहने से कि उसे इस बात का विश्वास है जिस बात को उसे विश्वास नहीं है, तथा ये कहने कि वे उस बात को जानता है जिस बात को वे नहीं जानता, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकेगा। धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के संबंध में प्रावधान करती है जो कोई व्यक्ति इस आशय से किसी भी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है या फिर किसी बुक या रिकॉर्ड या फिर ई रिकॉर्ड को कोई प्रविष्ट करता है कि उसका जो प्रयोग है वो किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो है न्यायिक कार्रवाई में या लोक सेवक के समक्ष किसी भी कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में किया जाए,
तो ये मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, ये कहा जाता है। इसके संबंध में जो दृष्टांत है इसको देख लेते हैं। जैसे कि ये है एक बक्से में जो कि बाई का है, इस आशय से बाई के बक्से में आभूषणों को रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में बाई को चोरी के लिए दोषी ठहराया जाए। तो यहाँ पर ए ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर ए ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध किया है, ये कहा जाएगा। मिथ्या साक्ष्य देने और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में प्रमुख अंतर क्या क्या हैं? तो जो इसके आधार हैं, बेसिक आधार को हम लोग देखेंगे तो आसानी से अंतर को कर सकेंगे। तो धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में प्रावधान करती है और धारा 192 जो है मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के संबंध में प्रावधान करती है। सबसे पहले कार्रवाई, जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए कार्रवाई का जारी होना आवश्यक होता है कि जब मिथ्या साक्ष्य देने हो तो उस समय कार्रवाई चल रही हो, और मिथ्या साक्ष्य करते समय कार्रवाई का जारी होना आवश्यक नहीं होता है। दूसरा है बाध्यता। मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में जो धारा 191 है वो व्यक्ति सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होता है, परंतु धारा 192 में व्यक्ति पर बाध्यता का होना आवश्यक नहीं होता है। और इसका जो प्रभाव क्या है कि धारा 191 में अधिकारी या फिर प्राधिकारी साक्ष्य देने वाले पर प्रभाव पड़ना आवश्यक होता है, और धारा 192 में जो अधिकारी हैं या कोई भी प्राधिकारी हैं वो होते ही नहीं है, तो उसमें जो है किसी भी इफेक्ट का प्रश्न ही नहीं उठता है। आशय, इस आशय से जो साक्ष्य दिया जाता है या गढ़ा जाता है, तो यद्यपि कि आपराधिक मनस्थिति की विधि मान्यता जो है सामान्यतः दोनों ही अपराधों में साधारण आशय ही पर्याप्त होता है, परंतु मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के अपराध के अंतर्गत किसी भी विशेष आशय का होना आवश्यक है, उसमें कोई स्पेसिफिक इंटेंशन होना चाहिए। मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के संबंध में जो परिभाषा के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, तो मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में धारा 191 में प्रावधान दिए गए हैं और धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस थे जो कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने और मिथ्या साक्ष्य देने के बीच में अंतर को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर मेंस के लिए। व्यापहरण तथा अपहरण अपराधों को परिभाषित करते हुए उनके मध्य अंतर को स्पष्ट की। विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण के अपराध के आवश्यक तत्वों को समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन है मेंस एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है और सबसे ज़्यादा आने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसके आंसर्स को हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा 359 है उसमें दो प्रकार के व्यापहरण का प्रावधान किया गया है। पहला तो ये है कि भारत में से व्यापहरण, और दूसरा है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण। तो दो प्रकार से व्यापहरण का प्रावधान धारा 359 करती है। 359 पहला है धारा 360 जो है भारत में से व्यापहरण के बारे में बताती है। जो कोई किसी भी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से, चूँकि प्राधिकृत है, किसी भी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे प्रवहन कर देता है, तो ये भारत में से उस व्यक्ति का व्यापहरण करता ये कहा जाता है। धारा 361 जो है दूसरा की विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण। जो कोई किसी भी अप्राप्त व्यय को, यदि ये नर है तो 16 वर्ष। यहाँ पर आपको ये दो बातें याद रखनी है कि विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण जब होता है तो यदि नर है तो ये 16 वर्ष की आयु का होना चाहिए, उससे कम की आयु का होना चाहिए, और यदि नारी स्त्री है तो ये 18 वर्ष से कम आयु की। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो ये गलती कर देते हैं कि स्त्री के संबंध में 16 वर्ष और पुरुष के संबंध में 18 वर्ष कर देते हैं, जैसा कि उनकी जो थिंकिंग रहती है कि जो मैरिज करने की एज है इससे कि पुरुष की 21 वर्ष और स्त्री की 18 वर्ष, तो यहाँ पर जो है उसी के आधार पर वो लोग यहाँ पर कम ज़्यादा कर देते हैं, परंतु यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। यदि विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण होता है तो यदि पुरुष है तो उसकी आयु 16 वर्ष से कम होनी चाहिए, और यदि स्त्री है तो उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, या किसी भी विकसित व्यक्ति को ऐसे अप्राप्त या विकसित व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना, ये जो है सम्मति के बिना होना चाहिए, ले जाता है या उसको बहकाता है, ऐसे अप्राप्त या ऐसे व्यक्ति की विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण करता है, तो ये कहा जाता है कि वो भी विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण करता है। संक्षेप में धारा 361 को समझ लेते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी अवयस्क या विकसित व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से ऐसे विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, तो विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षा में से व्यापहरण करता है, ये कहा जाता है।
व्यपहृत व्यक्ति अवयस्क होने की स्थिति में यदि नारी है तो वे 18 वर्ष से कम हो और नर है तो ये 16 वर्ष से कम आयु का हो। इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस ला है झांसपा कवाड़ी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस मामले में 3 व्यक्तियों ने एक बच्चे का व्यपहरण उसकी मां की गोद से कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को व्यपहरण का दोषी अभिनिर्धारित किया। विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण के जो 4 आवश्यक तत्व हैं उनको स्पष्ट किया। पहला आवश्यक जो तत्व है कि किसी भी अवयस्क या विकृत चित्त को ले जाना या बहका ले जाना। दूसरा था अवयस्क यदि नारी है तो ये 18 वर्ष से कम और नर है तो 16 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। जो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स था, ऐसा ले जाना या बहका ले जाना जो है विधिपूर्ण संरक्षकता की संरक्षकता में से हुआ हो। और चौथा जो एलिमेंट्स है वो ऐसा संरक्षक की सहमति के बिना हुआ हो तो ये कहा जाएगा कि वो विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यवहार करता है, संरक्षक की संरक्षकता में से व्यवहार करता है। तो किसी भी अवयस्क या विकृत चित्त को ले जाना या बहका ले जाना, इसको डिटेल से समझ लेते हैं कि व्यपहरण का अपराध वहीं कारित हो सकता है जहां किसी भी अवयस्क को या विकृत चित्त व्यक्ति को ले जाया गया हो या बहका ले जाया गया हो। अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति की सम्मति महत्वहीन होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ठाकुर लाल बनाम गुजरात राज्य 1973 के मामले में अब निर्धारित किया है कि ले जाना शब्द का जो अर्थ है कब्जे में लेना या साथ साथ जाने से है। इस प्रकार अभियुक्त को वहाँ व्यपहरण का दोषी माना गया जहाँ अभियुक्त के द्वारा भिन्नता ये प्रार्थना करने पर बच्चे को जो है सुतायुक्त के साथ चलने को तैयार हो गया था। अवयस्क यदि नारी स्त्री है तो 18 वर्ष से कम और यदि पुरुष है तो 16 वर्ष से कम आयु का हो। तो यदि पुरुष है तो 18 वर्ष से कम और स्त्री है तो 16 वर्ष से कम। तरीके से आप जो है गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। यदि पुरुष है तो वो है 16 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए और स्त्री है तो 18 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए। इसी के संबंध में जो प्रावधान है यहाँ पर दिए गए हैं, ये आवश्यक है कि व्यपहृत व्यक्ति यदि पुरुष है तो 16 वर्ष से कम आयु का हो और यदि स्त्री है तो 18 वर्ष से कम आयु की हो। आयु के बारे में अभियुक्त का जो है विश्वास महत्वहीन था। यहाँ जहाँ एक अल्प आवश्यक बालिका भगाई गई हो वहाँ पर उसकी उम्र साबित की जानी आवश्यक होती है। ऐसा विधिपूर्ण संरक्षकता की संरक्षकता से बाहर ले जाना हो तो व्यपहरण वहीं हो सकता है जहाँ की किसी भी अवयस्क या विकृत व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से बाहर ले जाया गया हो। इसके लिए आवश्यक है कि कोई भी अवयस्क विकृत व्यक्ति की किसी भी संरक्षण में हो और ऐसा संरक्षण जो है विधिपूर्ण हो। तीसरा ये है कि ऐसी संरक्षण का जो व्यक्ति है उसको अभियुक्त संरक्षकता से बाहर ले गया हो। चौथा जो एलिमेंट्स था विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना, तो व्यपहरण का अपराध तभी घटित होगा जब वो विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना किया गया हो। तो व्यपहरण के अपराध में आवश्यक है कि व्यपहृत व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाया गया हो या उसको बहलाया गया हो। व्यपहृत व्यक्ति की सम्मति का कोई महत्व नहीं होता है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कुमुदिनी पादी बनाम प्रशांत कुमार AIR 1989 के बाद में ये अब निर्धारित किया है कि वहाँ व्यपहरण का अपराध जो है घटित नहीं होता है जहाँ लड़की को नौकरी दिलाने के उद्देश्य से ले जाया गया हो, भले ही ऐसा ले जाना या संरक्षक की सहमति के बिना हुआ हो। धारा 362 जो है अपहरण एब्डक्शन के बारे में प्रावधान करती है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 362 अपहरण की जो है निम्नलिखित परिभाषा बताती है। अपहरण यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी स्थान से ले जाने के लिए बल के द्वारा विवश या प्रवंचनापूर्ण उपाय से उत्प्रेरित करके ले जाता है तो ये अपहरण करता है, ये कहा जाता है। अपहरण का जो दंड है प्रयोजन पर निर्भर करता है, अतः प्रयोजित प्रयोजन जो है परिवर्तित होने पर अपराध परिवर्तित हो जाता है, अतः ये अपराध चालू रहने वाला अपराध है। इसके संबंध में जो एक केसला है विनोद चतुर्वेदी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1995 का केसला है। इसमें अपहृत व्यक्ति का अपहरण भी हो सकता है, ये कहा गया था। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मान लीजिए जैसे कि एक व्यक्ति का अपहरण हुआ, जिसने अपहरण किया उसने उसे एक गिरोह को सौंप दिया और जो गिरोह है उसने किसी अन्य को, तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति का 2 बार अपहरण हुआ, तो ये जो है चालू रहने वाला अपराध है। अपहृत व्यक्ति है उसका पुनः अपहरण भी हो सकता है। तो व्यपहरण और अपहरण में जो बेसिक डिफरेंस है उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ आधार्स दिए गए हैं। इन आधार्स के अंतर्गत यदि आप अंतर्स को करेंगे तो आप आसानी से
डिफरेंसेस को कर सकेंगे और समझने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता होगी। तो पहला जो आधार है कि व्यक्ति संबंधी जो अंतर है, तो व्यपहरण यदि पुरुष है तो 16 वर्ष से कम और स्त्री है तो 18 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। और अपहरण के लिए किसी भी आयु के व्यक्तियों का हो सकता है, इनके लिए कोई भी आयु निर्धारित नहीं की गई है। धारा 362 के अंतर्गत आश्रय जो है व्यपहरण में आश्रय महत्वहीन होता है, कोई आश्रय से कार्य नहीं होता है। अपहरण में आश्रय महत्वपूर्ण होता है। सम्मति व्यपहरण में व्यपहृत व्यक्ति की सम्मति तत्वहीन होती है, उसकी सम्मति बिल्कुल जो है महत्वहीन होती है। यहाँ पर विधिपूर्ण संरक्षकता की सम्मति माने रखती है, जबकि अपहरण में व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति की सम्मति से किया गया हो तो ये अपराध नहीं होता है। बल छल का जो प्रयोग है, व्यपहरण में बल या छल अनिवार्य तत्व नहीं होता है, जबकि अपहरण में बल या छल जो है वो अनिवार्य तत्व होता है। विधिपूर्ण संरक्षकता में होना क्या है, तो व्यपहरण में व्यपहृत व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षकता में होना आवश्यक होता है, जबकि अपहरण में अपहृत व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षकता में होना आवश्यक नहीं होता है। विधिपूर्ण संरक्षकता से हटाना, तो व्यपहरण में व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षकता में से हटाना आवश्यक होता है और अपहरण में व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षकता से हटाना आवश्यक नहीं होता है। अपराध की प्रकृति जो है, तो अपराध की प्रकृति व्यपहरण का अपराध तभी पूर्ण हो जाता है जब व्यक्ति को संरक्षकता से बाहर ले जाया जाता है, और अपहरण का अपराध निरंतर चलने वाला अपराध होता है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने भारतीय दंड संहिता 1860 के 2 प्रश्नों को डिस्कस किया, जो कि मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जो प्रश्न हैं बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे के टॉपिक में हम लोग अन्य प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि एपीओ एमसीक्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।